हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बच्चों चैप्टर 5 को आगे बढ़ाएंगे और वो चीज पढ़ेंगे जो जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए बच्चों। हमारी जिंदगी में तो है ही नहीं। बोलो बोलो क्या, बोलो बोलो क्या बेटा, बोलो गैस तो करो जल्दी से। हम बात करेंगे बच्चों लायबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल की। जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलो हाँ कहना। यस सर 3 बैग्स फुल। चलो बेटा चलो देखने चलते हैं हम लोग। इंटेंजिबल एसेट तो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि बहुत ही आसान लगा इनको। कई बच्चे तो इतने शातिर निकले, मेरे नोट्स पे अपने नोट्स बना दिए सारे पॉइंटर सेम रखते हुए। स्मार्ट बॉय एंड स्मार्ट गर्ल, वेरी गुड। चलो उनकी बात भी करूंगा मैं आप लोगों से। अभी बच्चों हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं। अभी हम लोग बच्चों चर्चा करने वाले हैं ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी को। अभी जरा इसका एक आपको छोटा सा मैप दिखा देता हूँ। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी है जो हमने किताब से पढ़ना है। फिर बच्चों हमारे पास जो है क्या है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है मुझे बताओ, मन में क्या चल रहा है, जल्दी बताओ बेटा, मन में क्या चल रहा है बोलो। सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहाँ गया, मेरे पास उसका जवाब है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। समझेंगे नहीं समझे गया क्यों गया भाई, नहीं पता भाई। राइट, तो बस सिंपल सी बात है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज बुक से पढ़ेंगे, बाकी 4 असेशंस जो है यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। डन। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। राइट, अब आई होप ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि एग्जिस्टेंस हम लोग चेक क्या करते हैं। आई होप ये तो दिलो दिमाग में बस चुका है कि भाई एक्चुअली में लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती है और एज ऑन द बैलेंस शीट डेट हाँ या ना। राइट, कंप्लीटनेस, सारे एक्सपेक्टेड ट्रेड पेपर और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड होने चाहिए। वैल्यू, करेक्ट वैल्यूएशन है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बच्चों क्या है, प्रॉपर इंश्योर डिस्क्लोजर फॉर ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज करेक्टली मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा मैंने फास्ट बच्चों उसको कवर कराया। क्यों कवर कराया, क्योंकि मुझे पता है आपको आता है, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं कि भाई एग्जिस्टेंस असर्शन को चेक कैसे करेंगे। 2 ही पॉइंट थे, मैंने 4 बना दिए हैं। आप एक डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग पकड़ के चलिए, एक एजिंग रिपोर्ट पकड़ के चलिए, बाकी दोनों एजिंग रिपोर्ट के ही पॉइंट है। ओके, देखो बच्चों लायबिलिटी ध्यान से सुनिए बच्चों। लायबिलिटी कहीं 2 बार रिकॉर्ड ना हो जाए, कोई परचेज इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड ना हो जाए, इसको लेके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं हम लोग चेक करेंगे। और याद रखें बच्चों, आपके ऑटोमेटिक पोस्टिंग होनी चाहिए, आपकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग होनी चाहिए कहां से, आपके जर्नल एंट्री से। देखो जर्नल, आप समझो कि आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हो, अगर उस सॉफ्टवेयर में आपने जर्नल एंट्री पास करी तो बेटा अपने आप ही क्या क्रेडिटर के लेजर में, फिर आपके बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, ये सारी जगह पे पोस्टिंग हो जानी चाहिए कि नहीं। कम ऑन, ऐसा अगर ऐसा होगा तो लायबिलिटीज के गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, है ना। तो लायबिलिटीज के अमाउंट के गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक वर्ड पकड़ना है, क्या, एक्चुअली में यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था, कंट्रोल। राइट, अब कंट्रोल में क्या क्या आपने चेक करना है कि भाई कंट्रोल ऐसे हो कि डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग ना हो पाए, किसकी, परचेज और एक्सपेंस इनवॉइसेस की। यानी कि एक एक्सपेंस एक बार रिकॉर्ड हो गया तो दूसरी बार वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक, इंश्योर पेबल बैलेंसेस आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन दी व्हाट, जर्नल लेजर। यानी मैनुअली आपको पोस्ट नहीं करना पड़ रहा है, आप बस एंट्री पास करते हैं और उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पोस्टिंग हो जाती है। इससे ना बच्चों डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। यानी आपके ट्रेड पेबल में वही आ रहा होगा जिसकी जर्नल एंट्री हुई होगी। अगर मैनुअल पोस्टिंग हो सकती है तो भाई कुछ भी आ जाएगा फिर तो क्रेडिटर के अंदर। गेटिंग अ पॉइंट। तो बस आप बच्चों बल्कि इस पॉइंट को थोड़ा सा बदल के हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल। हमें कंट्रोल कौन कौन से देखने, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए और आपका पेबल बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना चाहिए इन द जर्नल लेजर। दैट्स इट, इजी बोलो, आ जाओ जी। पहला हो गया कंट्रोल। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट क्या है, अब तो आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि भाई एजिंग रिपोर्ट क्या होती है। कम ऑन बोल दो हाँ के ना। तो पहले डेटर एजिंग रिपोर्ट थी, फिर हमने स्टॉक के बारे में भी देख ली, अब हम ट्रेड पेबल के बारे में भी देख रहे हैं। राइट, तो हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, अकाउंट्स पेबल, एजिंग रिपोर्ट एंड ट्रेस बैलेंसेस बैक टू दी जर्नल लेजर। तो हमने एजिंग रिपोर्ट ली, एजिंग रिपोर्ट से बच्चों हमने सैंपल बेसिस पे एक क्या पकड़ा, अकाउंट पेबल पकड़ा और उसको हम वापस ले गए कहां पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने के लिए, आपकी बैलेंस शीट में, आपकी जर्नल एंट्रीज में हमने उसको वहां पे क्या कर दिया, ट्रेस बैक कर दिया। फिर तो बच्चों गलतियां हैं, गलतियां। अगर भाई साहब क्या निकला, कुछ डिस्क्रिपेंसी निकली बिटवीन एजिंग रिपोर्ट एंड जर्नल लेजर, तो उसे क्या करेंगे, रिकंसाइल। एजिंग रिपोर्ट ली, ट्रेस बैक किया, गलती मिली, रिकंसाइल किया। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना।
एंड देन लास्ट में क्या कर दिया, रिव्यू जर्नल एंट्री स्पेशली लार्ज ट्रांजेक्शन फॉर एक्यूरेसी एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग। तो हमने देखा अच्छा सबसे बड़े वाले हम एक्चुअली में ऐसे ही करते हैं, सॉर्ट कर लो। सॉर्ट कैसे कर लो, हाईएस्ट अमाउंट टू दी लोएस्ट अमाउंट, राइट। और उसके बाद भाई साहब हाईएस्ट अमाउंट वालों में से कुछ सैंपल उठा के चेक कर ली जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज कैसे चेक करोगे, अच्छा ये जर्नल एंट्री डली हुई है 50 लाख रुपए की, बिल दिखा दो, डन। बोलो हाँ के ना भाई, इसने आपको सामान बेचा है, ये आपका लाइबिलिटी में आ रहा है व्यक्ति, तो इसने आपको कुछ ना कुछ सामान बेचा होगा, कोई ना कोई सर्विस दी होगी, उसके क्या दिखा दो, कम ऑन टेल मी, बिल दिखा दो। बच्चों मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको इस पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इधर देखिए एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, दो बातें याद रखो, कंट्रोल और दूसरी बात बच्चों हम लोग क्या याद रखने वाले अपनी हमारी एजिंग रिपोर्ट, राइट। कंट्रोल में दो बातें याद रखो, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग, कम ऑन, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ जी डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात हम लोग क्या याद रखेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक पोस्टिंग होनी चाहिए, ऑटोमेटिक पोस्टिंग होनी चाहिए, डन। एजिंग में सबसे पहले बच्चों हम लोग एजिंग रिपोर्ट क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकंसाइल करने वाले। मेरे साथ साथ क्या करने वाले, कम ऑन टेल मी, रिकंसाइल करने वाले। यही तो छोटी छोटी बातें बेटा, डिस्क्रिपेंसी आएगी तो उसको क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। और आखिरी वाली बात में हम लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं, आपको सच बताऊं तो अलग पॉइंट बना देना चाहिए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को चेक करो। जर्नल एंट्री को चेक कैसे करोगे, आप उससे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आप वो मांग लोगे और उनको वाउच करोगे। क्या सारी जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे, नहीं, जो लार्ज जर्नल एंट्रीज है बेटा हम लोग सिर्फ उसको उठाएंगे और चेक कर लेंगे, डन। बोलिए हाँ कहना, लीजिए। तो रिव्यू जर्नल एंट्री स्पेशली लार्ज ट्रांजेक्शन फॉर एक्यूरेसी एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग। अब हो गया आसान, अब हो गया आसान, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, लीजिए। तो ये हो गई बच्चों हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड पेबल या लाइबिलिटीज की ऑडिटिंग। चलो जी नेक्स्ट मुद्दे पे चलते बच्चों, और अब वो क्या है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉर ट्रेड पेबल। हाँ जी, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉर ट्रेड पेबल। इतने सारे पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है कि किसी ने सोची ना होगी। कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ कहना। ऐसे टॉपिक देख के मन में से कैसी बात आती है, अब हट गंदा, ऐसी आती है कि नहीं आती? ओके जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से। ओके ओके भाई देखो, ऑफेंड मत हो जाना यार, बस मुझे बड़ा डर लगता है कोई एक आता भी जो मेम दिखा रहा बताओ क्लास में। एनीवेज बच्चों, एनीवेज हम लोग इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमने यहाँ पे बात क्या करनी है, डायरेक्ट कंफर्मेशन वाली। और बच्चों डायरेक्ट कंफर्मेशन जहां भी आ जाए ऐसे 505 से ही आएगी बातें, बस अंदाजे बयां अलग होगा, बातें वही है, बस अंदाजे बयां अलग है। कम ऑन, यस और नो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेंडर्स को कांटेक्ट करेंगे, भैया कंफर्म कर दो हमें अकाउंट पेबल। तो सिर्फ एक एक वर्ड याद रखेंगे, हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। वेंडर, वेंडर कौन, जिससे भाई कंपनी सामान खरीदती है, बिल्कुल रिश्ता वही, सोच नहीं। एंटिटी कॉन्सेंट, बताओ बिना कॉन्सेंट के बच्चों क्या हम भेज देंगे चिट्ठी इसके वेंडर को, नहीं। आ जाओ। देन मैनेजमेंट एक्सेप्शन, मैनेजमेंट एक्सेप्शन याद है, अरे इनसे मत पूछो जी, इनसे मत पूछो भैया, इनसे हम कह रहे हैं ना, इनसे मत पूछिए, है ना। तो मैनेजमेंट एक्सेप्शन हम लोग बच्चों उसको ऐसी थोड़ा मान जाएंगे, हम वैलिडिटी चेक करेंगे। आ जाओ। देन उसके बाद कंफर्मेशन टाइमिंग, कंफर्मेशन टाइमिंग, कितने बजे चिट्ठी भेजें, 8 बजे भेजें, 9 बजे, अरे नहीं नलायको, बैलेंस शीट डेट पे भेजें, किसी और टाइम पे भेजें, 8 बजे 9 बजे, शाबाश शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ साथ बच्चों, 4 पॉइंट। सबसे पहले क्या, वेंडर, वेंडर तो ठीक है बेटा, लेकिन वेंडर तो है तो एंटिटी का ना, कंसेंट तो एंटिटी की लेनी पड़ेगी, बोलो हाँ के ना। और उसके बाद बच्चों याद रखें, मैनेजमेंट मना कर रही है तो वैलिडिटी चेक करेंगे। और आखिरी में याद रखें टाइमिंग, कमान क्या जल्दी बताओ, टाइमिंग। एक बच्चा बोल रहा है मैनेजमेंट एक्सेप्शन एक बार बता दो, दुष्ट, पापी, नलायक, उद्दंड, भाई इतने इसमें क्वेश्चन समझाए मैंने, सुनो मेरी बात, सुन लो, समझा रहा हूं लेकिन डांट लगा के समझा रहा हूं। देखो 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 बेटा, क्या होता है, आप जब किसी को क्या कर रहे होते हो, हिमांशु लगा कपटी भी बोलो, कपटी, हाँ सुनो जरा ध्यान से। आप जब किसी को बेटा कंफर्मेशन के लिए लेटर भेज रहे होते हो तो भैया आप लोगों को मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन चाहिए। अब आपने सिलेक्ट कर लिया एक वेंडर को, अरे भाई इन बाबूजी को भेजेंगे हम लोग चिट्ठी, मान लो मिस्टर एक्स को भेजेंगे। अब मैनेजमेंट आपको नहीं नहीं मिस्टर एक्स को मत भेजो, मिस्टर एक्स को मत भेजो, मिस्टर एक्स के साथ हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है। वेरी गुड राधिका, हाँ जी, मिस्टर एक्स के साथ हमारा क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, और वो डिस्प्यूट एग्रीवेट हो सकता है, दिस में एग्रीवेट दिस सिचुएशन, और उससे डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है वो डिले हो सकता है या वो उस क्रेडिटर के फेवर में जा सकता है, राइट। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट आपको रोक सकती है, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट की जो भी स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी जानेंगे। सोचो क्या करेंगे, मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है तो कोई कागज है तो दिखाओ, कहीं केस वेस चल रहा है, लीगल एक्सपेंसेस हैं, दिखा दूंगी, कम ऑन, याद आ रही है बातें, राइट।
आदित्य क्लियर है भाई? अब जरा जाके आप ऐसे 505 पढ़ लेना, आ जाओ प्लीज। मैनेजमेंट एक्सेप्शन, मैनेजमेंट एक्सेप्शन का बच्चों कंफर्मेशन टाइमिंग। अब कंफर्मेशन फार्म, सारी बातें वो ये याद है, दो तरीके से कंफर्मेशन ले सकते थे, या तो ब्लैंक भेज देते, तुम बताओ बैलेंस कितना, या भाई बैलेंस लिख के भेज देते, इतना ही है, बोलो हाँ के ना, है ना बेटा? तो याद रखें कंफर्मेशन फॉर्म या तो ब्लैंक होगा या फिर हम लोग बैलेंस लिख के भेज देंगे, एग्रीमेंट कर दो। अच्छा जी, सिलेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, मैनेजमेंट पूछे कम ऑन, मैनेजमेंट पूछे कि मैनेजमेंट अगर पूछे कि भाई बताना जरा ये पार्टी तुम सिलेक्ट कैसे करते हो आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने, समझे कि नहीं समझे? कम ऑन बोलो हाँ कहना। भैया हमने बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, कि हम जो है नहीं बताएंगे कि कैसे हम लोग पार्टी चूज करते, वो हमारा इंटरनल फॉर्मूला है। तो सिलेक्शन कैसे करते हो उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट लेटर प्रेप, याद है हमने इसको अनमोल सर के साथ भी पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट भी लेटर बना सकती है, हम लेटर बना के भेज सकते हैं कि आप देखो हमने लेटर बनाया है, अपनी ऑथराइजेशन दे दो, भिजवा देते हैं। ओके, देन उसके बाद डिस्पैच कंट्रोल, ये सारे पॉइंट बच्चों भी याद कराऊंगा, चिंता मत करो। डिस्पैच कंट्रोल याद है? डिस्पैच कंट्रोल, अरे भाई डिस्पैच करो, उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखा हो, रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो, रिटर्न डायरेक्टली किसके पास आए, कम ऑन रिटर्न डायरेक्टली किसके पास आए, एवरीवन टेल मी टेल मी टेल मी, रिटर्न डायरेक्टली ऑडिटर के पास आए। अच्छा जी, देन फॉलो अप, ये तो याद ही होगा आपको। अगर चिट्ठी का रिप्लाई नहीं दे रहे, तुमने उन्हें मैसेज डाला, 2 ब्लू टिक आ गए हैं, अभी तक बच्चों 2 ब्लू टिक आने के बाद भी 1 घंटा बीत गया है, फिर आप क्या करते हो? एक क्वेश्चन मार्क बना के भेजते हो ना, है ना? तो ये है बच्चों फॉलो अप, कम ऑन क्या है, कम ऑन टेल मी, फॉलो अप। एंड देन फाइनली अगर भाई रिलेटेड पार्टी है तो जरा देख लेना ये जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, अगर आपका रिलेटेड पार्टी कोई ट्रेड पेबल वगैरह है तो वहां पे हम ऑथराइजेशन चेक करेंगे किसने अप्रूव करी, ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक करेंगे, और ये भी चेक कर लेंगे ये एएलपी, व्हाट इज एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस। सुना है तुमने, मुझसे ही सुना है दोस्तों, अभी किसी क्लास में बात कर रहा था मैं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है नहीं, ये चेक कर लेंगे। सर याद नहीं हो रहा, सर हमें याद नहीं हो रहा, मैं याद करवाऊंगा बच्चों, आप बस एक बार के लिए सारे पॉइंट्स रीड करो और पहले मुझे बताओ इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो वो बताओ, याद मैं करवाता हूं, जल्दी से रीड करो प्लीज, एवरीवन रीड, मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को, आप एक बार रीड तो करो। जल्दी से रीड करना, पूरे डिटेल में रीड करना बच्चों, जहां पे समझ नहीं आए मुझे बता देना, ठीक है? सारे पढ़ लो, जहां पे डाउट है मैं बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। एक बार प्लीज रीड तो कर लो, सृष्टि डाउनलोड कर लेना बेटा ये। डन। चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि किसी में डाउट है, किसी एक आधे में डाउट है तो वो बताओ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे बहुत सिंपल थे, जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी, मनिक पूछ रहे हैं टाइमिंग की बात बताओ, टाइमिंग की। तो बेटा टाइमिंग ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हम लोग क्या करें, बैलेंस शीट डेट के पास ही जो है वो कंफर्मेशन ऑब्टेन करें। अगर बैलेंस शीट डेट पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोग डिसाइड करें इन कंसल्टेशन विद द कंपनी, के कंपनी से बात करके बैलेंस शीट डेट पे नहीं हो पा रही है तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए क्या हो सकता है। ओके सर, क्रेडिटर को ऑडिटर सेलेक्ट करेगा, आंसर इज यस, बिल्कुल। सर रिलेटेड पार्टी का एएलपी वाला पॉइंट ऑफ व्यू, बस ये बताना है बेटा कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि भाई आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुई है या नहीं हुई है। ओके बोलो हाँ कहना। अच्छा जी सर, व्हेन यू टेक एंटिटी कॉन्सेंट, अरे भाई एंटिटी की कॉन्सेंट ले रहे हो तो आपको क्लाइंट का नाम, क्रेडिटर का नाम बताना पड़ेगा। हाँ बस याद रखें कि ये बताने की जरूरत नहीं कि हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऋषि जी, डन। बोलो बोलो बोलो, ये याद रखें कि बताने की जरूरत नहीं कि हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। इजी इजी गाइस, कम ऑन, चलें अब इसको बच्चों याद करने की कोशिश करते हैं। वाह,
याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक और एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं भाई साहब जीवन में। कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। अब आपने क्या सोचना है? आप हो ऑडिटर, आप मैनेजमेंट के पास जा रहे हो क्या कहने के लिए? आप मैनेजमेंट के पास क्या जा रहे हो? मैनेजमेंट को बोलो मैनेजमेंट चिट्ठी भेजनी है। हाँ जी मैनेजमेंट, कमॉन कमॉन कमॉन, क्या करनी जल्दी बताओ? चिट्ठी भेजनी है, आ जाओ। सर एक बार ना थोड़ा सा ना धीरे से बताओ कि ये ALP वाला पॉइंट क्या है? ALP होता है आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब नहीं पता तो भाई बहुत गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे आप एक अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हो। मैंने क्लास में बोला भी था, आप मुझसे फीस ले रहे हो, आप मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं हो, मैंने आपसे एक्स अमाउंट चार्ज किया। मेरी साली साहिबा अगर मुझसे बच्चों क्लासेस ले रही होती तो मैं उनको फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता। आपसे मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस है, लेकिन बेटा यहाँ से मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस ना होता। अब यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट है? तो ऑडिटर जो है इंक्वायर करेगा, पूछेगा कि भाई आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। आर्म्स लेंथ प्राइस ये समझ लीजिए जो अनरिलेटेड पर्सन से आप लोग चार्ज करते हैं वो होता है आर्म्स लेंथ प्राइस। बोलो हाँ कहना। नेहा ने बोला सर साली से फीस नहीं लेते। देख रहे हो लड़कियों को अपने राइट्स एकदम से समझ आते हैं कि साली से फीस नहीं लेते सर। एनीवेज हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया? कमांड टेल में जल्दी बोल दो। चलिए अब बच्चों याद करने की कोशिश करते हैं। याद रखना कोशिश है याद करने की। याद मैं हंसा क्यों बीच में बता देता हूँ। बब्बे ने लिखा साला तो मजदूर होता है। देखो साली से फीस नहीं लेते और साला तो मजदूर होता है। देख रहे मतलब डिफरेंस देख रहे भाई तुम लोग, डिफरेंस देख रहे। मुझे अपने वालों की याद आ गई अचानक से, इसलिए मैं हंस पड़ा। मैंने बात तो सही कहा भाई है। आओ एनीवेज लो बच्चों लो, ये थोड़ी सी मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। हम लोग बच्चों मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट से बोला हमें चिट्ठी भेजनी है। मैनेजमेंट के पास गए तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया? कमांड टेल में जल्दी बताओ। डोरवे के थ्रू गए ना मैनेजमेंट के पास। कमांड किसके थ्रू गए? डोरवे के थ्रू। और भाई डोर पे ही वेंडर खड़ा था। हम तो जा रहे थे वेंडर से कंफर्मेशन लेने और डोर पे ही कौन खड़ा था? वेंडर। पहले पॉइंट याद। कमांड जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी मैनेजमेंट के रूम में जा रहे थे कि भाई हम लोग कंफर्मेशन के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, लेकिन हमने जैसे डोर खोला वहां पे कौन खड़ा था? कमांड में जल्दी बता दो। वेंडर खड़ा था। अच्छा सामने बच्चों काउच पड़ा था और उस पे बैठने के लिए हमने मैनेजमेंट पूछा मे आई सिट ऑन द काउच। याद है बचपन के? याद नहीं याद है तुम्हें? भूल गए तुम अपना बचपन, है ना? तो याद रखियो डोरवे के पास क्या खड़ा था? वेंडर खड़ा था। और सामने क्या पड़ा था? अपना काउच पड़ा था। और काउच बैठने के लिए हमने क्या लिखा? मॉडल में जल्दी बताओ। कंसेंट। राइट। अच्छा जी कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ बैठने के लिए भी कॉन्सेंट लगेगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ठीक है तो याद रखें बच्चों, याद रखें। सबसे पहले डोर पे कौन खड़ा था? वेंडर। काउच पे बैठने के लिए क्या चाहिए थी? कॉन्सेंट। मैनेजमेंट ने अपने आप को बुक शेल्फ के पीछे छुपा ले। भैया नहीं ऑडिटर आ रहा है। मैनेजमेंट ने बोला बुक शेल्फ के पीछे छुप जाती हूँ, एक्सेप्शन लगूंगी, दिखूंगी नहीं। तो मैनेजमेंट एक्सेप्शन। कमान क्या जल्दी बता दो? मैनेजमेंट एक्सेप्शन। याद हो जाएंगे सारे बच्चों? समझ तो आपको आ गया। ऐसे 500 बार जिसने पढ़ा हुआ है उसे अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आओ शुरू के 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। लो भाई लो जल्दी बताओ बेटा। हम जा रहे थे मैनेजमेंट के पास, आज तो इनसे मैं पक्का चिट्ठी भिजवा के रहूंगा। डोर खोला बेटा। डोर पे कौन रहा था? वेंडर। हमने देखा काउच। हम थके हुए थे, लेकिन मैनेजमेंट बोला पहले क्या लगेगी? कंसेंट लगेगी। ओके फिर हमने देखा मैनेजमेंट का है। बताओ बेटा मैनेजमेंट कहाँ छुपी हुई थी? बुक शेल्फ के पीछे एक्सेप्शन में गई हुई थी वो। देन उसके बाद हमने घड़ी देख ली। बैठे बैठे क्या करें, खाली काउच बैठे, मैनेजमेंट है नहीं। हमने घड़ी देखी, कंफर्मेशन टाइमिंग। घड़ी पे लिखा रहता कंफर्मेशन टाइमिंग आ चुकी है, चलो भाई चलो। देन उसके बाद बच्चों प्लीज देखो, आपको ये चीजें भी ऑड लग रही होंगी, लेकिन आपने इसकी पावर समझ ली है ना कि आपको अगर एक बार किसी चीज को मेमोरी टेक्निक से याद करा दिया जाए और आप उसको 1-2 बार रिपीट कर ले, वो याद रहती है परमानेंटली। और मैं ये एफर्ट क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप लोगों को टेंशन ना हो जाए। राइट आ जाओ बच्चों, आ जाओ, याद करो। मैनेजमेंट रूम के अंदर जा रहे थे, डोर पे कौन खड़ा था? बस मुझे 5 मिनट दे दो और। हाँ जी डोर पे कौन खड़ा था? जल्दी बोलो। डोर पे कौन खड़ा था? वेंडर। अच्छा जी सामने क्या पड़ा था? काउच बैठने के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेंट। हमने भाई साहब कॉन्सेंट तो ले ली, लेकिन उसका मैनेजमेंट गायब। कहाँ छुप गई थी? बुक शेल्फ के पीछे मैनेजमेंट छुप गई एक्सेप्शन में जाके। अच्छा जी उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? इधर देखो जरा। हम भाई सब बैठे थे, सामने घड़ी दिखी, कंफर्मेशन टाइमिंग याद आ गई। अच्छा जी उसके बाद मैनेजमेंट ने हमें एक ब्लैंक फॉर्म पकड़ा दिया। घड़ी देखने के बाद मैनेजमेंट हमें क्या पकड़ा दिया? ब्लैंक फॉर्म। अब ब्लैंक फॉर्म से याद रहेगा कंफर्मेशन फॉर्म 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ब्लैंक दे दो या फिर आप लोग उसमें क्या कर सकते हो? बैलेंस लिख के एग्रीमेंट के लिए बोल सकते हैं। इजी। अच्छा जी देन उसके बाद भाई साहब मैनेजमेंट ने हमें दिखाया एक सेफ, जिसके अंदर थी क्या? कॉन्फिडेंशियल बातें।
फिर हमारी नजर किस पे पड़ी बेटा मैनेजमेंट के रूम में, जल्दी बताओ, सेफ के ऊपर। याद रखो इस रूम में क्या क्या था, सेफ था, ब्लैंक फॉर्म था, राइट, और वॉच थी, घड़ी थी। एक एक चीज याद रखते जाओ, आपको चीजें याद आती जाएंगी। आओ 6 देखते हैं, 6। डोर, डोर वेंडर, काउच कॉन्सेंट, बुक शेल्फ मैनेजमेंट छुप गई एक्सेप्शन, ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिखा था, उसके बाद हमें नेक्स्ट घड़ी, टाइमिंग, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, घड़ी, टाइमिंग। देन उसके बाद बच्चों हमें क्या दे दिया, ब्लैंक पेज दिखा, ब्लैंक पेज, फॉर्म, कम ऑन कम ऑन। और फिर हमारी बच्चों नजर कहां पे पड़ी थी, मैनेजमेंट की सेफ पे, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, कितनी ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप करते हैं ना भाई, अगर किसी घर पे सेफ दिख गई ना, ये तो मोटी आसामी है। क्योंकि हमारे यहाँ का मिडिल क्लास आदमी तो भाई से वैसे ही 4 उसके पास पैसे होते हैं, वो अपने अलमारी में डाल देता है। अगर किसी के घर पे तिजोरी है, अच्छा वो भी नहीं दिखाना चाहता किसी को, तो वो तिजोरी एकदम बड़े आराम से छुपा के रखता है, चाहे वो खाली हो। लेकिन अगर किसी घर पे तिजोरी है तो भाई से पक्की बात है ये तो मोटी आसामी है। गीतिका बोल रही है मैं तो चिप्स रखती हूँ सेफ में, ये भी ठीक है बेटा, आओ प्लीज। अच्छा मैं क्या रखता हूँ बेटा तिजोरी के अंदर मेरे पास तिजोरी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, पैसे वैसे होते नहीं हमारे पास, तुम ऐसी बात करते रहते हो प्लीज। हाँ जी, सेफ तक मामला याद है, सेफ तक मामला याद है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने मैनेजमेंट को बोला बैठो, और मैनेजमेंट बेटा अपनी डेस्क पे बैठ के क्या बना रही है हमारे लिए, कंफर्मेशन लेटर की प्रिपरेशन हो रही है। मैं और मैनेजमेंट दोनों बैठे डेस्क पे, याद रखिएगा डेस्क पे बैठे, और हमने क्या बनाया, लेटर को प्रिपेयर किया, डन। फिर मैं उठ के जाने लगा, मैनेजमेंट लोग कहाँ जा रहे हो, हमारे पास यही मेल बॉक्स है, हमारे ऑफिस में लगाओ, यही डाल दो। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डिस्पैच कंट्रोल मेल बॉक्स, डन, डिस्पैच कंट्रोल मेल बॉक्स। और उसके बाद भाई साहब मैनेजमेंट, आपने देखा नहीं पुलिस वालों की, जो पुलिस वाले जो मूवी आती है पुलिस स्टेशन दिखाते हैं, वहां एक बोर्ड लगा रहता है, फिर एक से दूसरे पे धागा जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे धागा जा रहा है, चौथे पे धागा जा रहा है, और फिर अभिषेक बच्चन आता है, अगली चोरी यहां होगी। मतलब पूरी यूएस की पुलिस फेल, यूके की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस फेल, और ये 2 नमूने, खासकर उदय चोपड़ा और ये अभिषेक बच्चन जाके मतलब अगली चोरी यहां होगी। तुम धूम को मूवी समझते हो, नहीं बेटा, धूम क्या है, राजीव गांधी बेरोजगार योजना फॉर अभिषेक चोपड़ा, अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा। सच बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज ध्यान से आ जाओ। तो याद रखें बच्चों, फिर हमने देखा भाई, हमने मैनेजमेंट के वहीं पे पूरा का पूरा ग्रीन बोर्ड बना दिया और चेक कर लिया कि भाई साहब ये रिस्पांस देख क्यों नहीं रहा है, इस ग्रीन बोर्ड से हम लोग क्या ले रहे हैं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। ग्रीन बोर्ड को कनेक्ट कर लो फॉलो अप के साथ। और फिर भाई साहब मैनेजमेंट ने पूरी फैमिली की क्या लगा रखी थी, फोटोग्राफ, रिलेटेड पार्टी। हेलो, साथ में हो, सारे पॉइंट्स बच्चों याद कर जाएंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। आओ मैनेजमेंट के रूम में चलते हैं, डोर वेंडोर, डोर वेंडोर, ये भी सही है। उसके बाद बच्चों क्या, काउच कॉन्सेंट, याद है सारी बातें, कम ऑन टेल मी, जल्दी जल्दी बताते जाओ बेटा। अच्छा तीसरी बात, पेंसिल कहां चल रही है, हाँ जी, अरे अरे एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया आईपैड में, ये ना फोटो बड़ी छोटी हो गई है। हाँ जी, तीसरी बात बच्चों क्या थी, कम ऑन, तीसरी बात क्या थी, जल्दी बताओ, तीसरी बात क्या थी, मैनेजमेंट कहां भाग के छुप गई थी, बुक शेल्फ एक्सेप्शन, बुक शेल्फ एक्सेप्शन, ओके। ऐसी बस कनेक्ट करते जाना, सारी की सारी चीजें बच्चों कनेक्ट करते जाना। 3 बातें हमारे पास हो गई हैं, 3 बातें बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या दिखी, घड़ी, टाइमिंग, अगला पॉइंट बताते जाओ, घड़ी दिखी, टाइमिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, खाली पेपर दे दिया हमें, फॉर्म, खाली पेपर दे दिया हमें, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, फॉर्म। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, सेफ, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना, खाली पेपर, उसके बाद सेफ, सेफ में थी कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डेस्क पे बैठो, चिट्ठी बनाओ, याद आ रहा है, डेस्क पे बैठ के हमने क्या बनाई थी, चिट्ठी बनाई थी। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमने चिट्ठी बना ली, वो कह रहे यहीं से भेज दो, हमारे पास ही मेल बॉक्स, डिस्पैच, मेल बॉक्स, डिस्पैच, मेल बॉक्स, डिस्पैच, याद है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बोलते जाओ बेटा, चैट में बोलते जाओ, मैं ध्यान रख के बैठा हूं, आप लोग भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा बिना देखे। और उसके बाद हमने क्या किया था, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ बेटा, फॉलो अप, अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा की फोटो लगी हुई थी उसके ऊपर। एंड फाइनली मैनेजमेंट की पूरी फैमिली यानी रिलेटेड पार्टी, होते हैं याद, कम ऑन, आ जाओ जी, आ जाओ, लो बच्चों लो, ये रहे सारी की सारी चीजें। एक एक ऑब्जेक्ट को आप लोग एक एक पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट रूम को विजुलाइज कर लो। हम लोग बच्चों क्या कर रहे थे, हम लोगों ने ट्रेड टेबल से कंफर्मेशन लेनी थी। मैनेजमेंट रूम में गए, डोर पे था वेंडोर, उसके बाद था कंसेंट काउच, बुक शेल्फ एक्सेप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई थी, क्लॉक से मिल गई थी हमें टाइमिंग, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, हमारे पास ब्लैंक फॉर्म मिला था और कॉन्फिडेंशियलिटी थी। डेस्क पे बैठ के हमने लेटर बनाया था, मेल बॉक्स से हमने भेज दिया था। ग्रीन बोर्ड पे हम लोगों ने क्या किया था, फॉलो अप किया था। याद आ रही है बातें, कम ऑन। एंड फाइनली बच्चों, हम 2, हमारे 2, बाकी जितने हो इंडिया भेज दो।
ये बांग्लादेश वालों की पॉलिसी है। तो बेटा मैनेजमेंट की हमने फैमिली की पिक्चर देखी और वहां से हमने पता लगा लिया कि भाई रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। डन, इजी। अर्चित पूछ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी कौन सा पॉइंट है, सब बच्चे बताएंगे चैट में कॉन्फिडेंशियलिटी की पिक्चर क्या। कमान 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 जल्दी बोलो। ये सेफ बेटा, सेफ, तिजोरी तिजोरी तिजोरी। चलो जी, आई होप बच्चों आप लोग याद कर पाए इसको। ऐसे में आपको रिवाइज भी करा दूंगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। चलो नेक्स्ट मुद्दे पे चलते बच्चों। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस। अभी हमने क्या पढ़ लिया जल्दी बता दो मुझे। हमने बच्चों डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पढ़ लिए, एग्जिस्टेंस पढ़ा, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पढ़ा। अब हम लोग जा रहे हैं कंप्लीटनेस पे। इधर देखो प्लीज। नो सर आई एम आस्किंग इन द पॉइंट्स। बेटा ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा ना सिलेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें मैंने क्या समझाया था, समझाया भी था ना सिलेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी। आप कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी को डायरेक्ट कंफर्मेशन के लिए, वो आपने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है। डन, आ जाओ। क्राइटेरिया नहीं बताना है, वेरी गुड। आइए बच्चों कंप्लीटनेस पे चर्चा करते हैं, जरा साथ रहिएगा। एवरीवन प्लीज फोकस। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस। देखो बात चल रही है कंप्लीटनेस की, लेकिन आप जब इन्हें पढ़ेंगे यू विल फील के कट ऑफ चेक हो रहा है। क्या चेक हो रहा है? कट ऑफ। और इट्स ओके, कट ऑफ और कंप्लीटनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कैसे कि भाई कोई भी ऐसा आइटम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए था वो अनरिकॉर्डेड तो नहीं रह गया। और कट ऑफ भी यही इंश्योर करता है कि जितने भी आइटम, जितनी भी ट्रांजेक्शन एक पीरियड से डील करती हैं वो उसी में रिकॉर्ड हो, राइट पीरियड में रिकॉर्ड हो। कम ऑन, यस और नो। तो आपको थोड़ा सा ओवरलैपिंग लगेगा, घबराना नहीं है। हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चों क्या? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में सबसे पहली चीज क्या चेक कर लेंगे? कट ऑफ। कट ऑफ क्या है कि भाई साहब जितने भी आप लोगों के परचेजेस थे ड्यूरिंग द ईयर, जो इसी ईयर से बिलोंग करते थे, वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। और जो इस पीरियड से बिलोंग नहीं करते थे वो नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, ऑडिटर विल ensure that the purchases and the related liabilities are recorded in the right period. Done? बोल दो हाँ कर, आ जाओ जी। देन टेस्ट परचेज सैंपल। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक सैंपल उठाएंगे। इधर देखना बच्चों ध्यान से। परचेजेस फ्रॉम पेबल लेजर एंड करेक्ट अमाउंट्स एंड डेट्स। हम लोग क्या करेंगे? चेकिंग करने लग जाएंगे, भाई इन्होंने सही अमाउंट डाला है, सही डेट डाला है कि नहीं। कैसे? विजुअलाइज करो। आपने इनके लेजर से एक एंट्री उठाई, उस एंट्री को हमने बोला भैया डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, इसके इनवॉइसेस दिखा दो हमें, इसके इनकी जो पेमेंट आई है वो बैंक में दिखा दो, इनको जो हमने पेमेंट करी है वो बैंक में दिखा दो। राइट, इससे रिलेटेड और कोई आपने परचेज ऑर्डर डाला था, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीजें हमें दिखा दीजिए। हम लोग अमाउंट और डेट्स जो है वो क्या करना चाहते हैं? कंफर्म करना चाहते हैं। इजी, आ जाइए। तो परचेज हम लोग टेस्ट परचेज सैंपल समझ गए, एक एंट्री उठा के उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे। देन इनवॉइस एंड गेट एंट्री मैच। ये क्या होता है? बहुत सिंपल, सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनवॉइस एंड गेट एंट्री मैच। सच बताऊं तो जीआरएन सुना है आपने? गुड्स रिसीव नोट। मैंने कई बार बोला बच्चों, कई बार बोला है, जब भी आप परचेज करोगे, गुड्स आएंगे आपसे, बेटा वो पार्टी क्या लेके जाएगी? गुड्स रिसीव नोट लेके जाएगी। उसके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए। इनवॉइस है, गुड्स रिसीव नोट है, परचेज ऑर्डर है, इसे 3-वे मैच बोलते हैं। तो हम इन सारी चीजों को मैच करके देख लेंगे। यहां भी हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई ये सारी चीजें सही पीरियड में रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं। डन। आओ, एक्सपेंस रिकॉर्डेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। चेक एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट फॉर एनी रिलेटिंग टू द ऑडिट पीरियड। इधर देखिए, आप ऑडिट कब कर रहे हो? 31 मार्च के बाद भी कर रहे हो। कई बार हमने डिस्कशन किया कि बेटा ऑडिट चल रहा होता है आपका अप्रैल मई जून के अंदर, तो आप अप्रैल मई जून में भी आपके पास जो है एंटिटी का कुछ डेटा आ रहा होगा अप्रैल मई जून से रिलेटेड। बिल्कुल, आप उसमें चेक कर सकते हो कि कहीं कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो रिलेट करता था उस ईयर से जिसका ऑडिट चल रहा है। अगर है तो आप मैनेजमेंट से बोलोगे भैया इसे तो उस ईयर के अंदर पोस्ट करा दो। सर क्विक एग्जांपल देना तो, हाँ बेटा इधर देखो प्लीज, ये ईयर है जिसका आप ऑडिट कर रहे थे, अप्रैल मई जून। यहाँ पे आपने देखा मई में कुछ चीजों की पेमेंट हुई है और ये पेमेंट रिलेट करती है कौन से ईयर के एक्सपेंस से? मान लो ये 23-24 है, इस ईयर के एक्सपेंस से रिलेट करती है। डन, बोल दो हाँ करना। तो ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर कहेगा साहब एक काम करो, ये एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे पोस्ट करना चाहिए, इसकी लायबिलिटी भी आपको इसी ईयर में दिखानी चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ करना, आ जाओ जी। देन एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जितने भी कस्टमर से आपको क्या मिला है, कमान जितने भी कस्टमर से आपको क्या मिला है एडवांस, सबसे पहले उनकी क्या ले लो? लिस्ट। Okay. Obtain detailed listing of advances received and including what? Aging and what? Nature. And then long-term advances review. Identify any advance outstanding for over, हाँ जी, for over what? Come on, tell me, जल्दी बोलिए। 6 months. Okay. बोल दो सर एडवांस हमारा लाइबिलिटी में क्यों आ गया? एडवांस लाइबिलिटी में क्यों आ गया? कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है, अभी आपसे सर्विसेज या गुड्स नहीं लिए हैं, बताओ कहां जाएगा? बताओ बेटा।
मुझे तो लगता है कि मैं अकाउंट्स की भी क्लासेस साथ में चार्ज करूँ तुमसे। वैसे मेरा खुद का अकाउंट्स बहुत वीक था, सच में मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है हो गया, बैलेंस शीट मैच होगी, सारी चीजें होगी, बट बहुत मजा नहीं आता था उसको। बट इतना तो नहीं था भाई, हालत खराब नहीं थी भाई जितनी तुम्हारी है। तुम सिक्योरिटी को इनकम बता देते हो। प्लीज आ जाओ मेरे साथ साथ बच्चों। क्लियर है बेटा, लाइबिलिटी में जाएगा वो, बोल दो हाँ के ना। सारे पॉइंट्स बच्चों एक बार आपको दोबारा बताता हूं। देखिए आप लोग क्या चेक कर रहे हैं, कंप्लीटनेस। फील कौन से वाली आ रही है, कट ऑफ। कंप्लीटनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए, सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए। अब कट ऑफ क्या बोलता है कि भाई साहब आपकी सारी एंट्रीज जो है वो राइट पीरियड के अंदर रिकॉर्डेड होनी चाहिए, राइट। तो कट ऑफ में सबसे पहले पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जितने भी आपके परचेजेस हैं या रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी एप्रोप्रिएट, कम ऑन, दे मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी एप्रोप्रिएट पीरियड। इतनी बात तो क्लियर है कट ऑफ से। सेकेंड पॉइंट, टेस्ट परचेज सैंपल। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप एक परचेज उठाओगे और उसको जो है डिटेल में चेक कर लोगे। आप उसको सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे रिलेटेड चीजें जो है वो चेक कर लोगे। एक और डॉक्यूमेंट, इनवॉइस और मेन गेट की आपकी जो एंट्री है या फिर गेट एंट्री आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या कर लोगे, मैच कर लोगे। गुड्स रिसीव नोट भी लिख के आओगे तो भी चलेगा। बेटा पेवेबल नहीं है, ये पेएबल है। वाई का बस एक डंडा हट गया था नीचे से। ओके आ जाओ, हो जाता है कभी कभी। एक्सपेंस रिकॉर्डेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो हम लोग जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट उसको भी एक बार रिव्यू कर लेंगे, ये जानने के लिए कहीं कोई भाई साहब हमारे ऑडिट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस बाद में तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एंड देन एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो हम लोग एक लिस्ट लेंगे कि भाई लिस्ट दो कहां कहां से आपको एडवांस मिला है। और अगर कोई बहुत लंबे समय से एडवांस जो है हमारे पास पड़े हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एनी एडवांस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन व्हाट 6 मंथ्स। उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मैनेजमेंट से उस पर सवाल जवाब करेंगे कि भाई ये एडवांसेस आपके पास आए हुए हैं, काफी समय हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए, क्या करना है। डन, बोलिए क्लियर, आ जाओ। देन इसके बाद बात करते हैं बच्चों किसकी, स्टैट्यूटरी ड्यूज लायबिलिटी की। बोलिए किसकी, स्टैट्यूटरी ड्यूज लायबिलिटी। कारों की याद बच्चों आपको आ सकती है, किसकी याद आ सकती है, कारों की। पहले दोनों पॉइंट्स देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, एक रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओगे। ये रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, आईसीआई नए नए नाम लेके आता रहता है, पता नहीं भाई कहां से। आप रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे समझो, क्या आप कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पे, एक्सपेंस के बेसिस पे रीजनेबल प्रॉफिट निकाल के रीजनेबल टैक्स का अमाउंट बता सकते हो, बता सकते हैं। क्या आप कंपनी के सेल्स के बेसिस पे उसके जीएसटी की लाइबिलिटीज वगैरह को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं बोलूं रीजनेबल, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हो सेल्स और परचेज अगर आपको पता हो। हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं, ये है रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट। अच्छा फिर क्या करेंगे, सुनो, आपने रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई, एक्सपेक्टेड टैक्स, एक्सपेक्टेड जीएसटी कितना होना चाहिए था, एक्चुअल टैक्स, एक्चुअल जीएसटी कितना है, और अगर इनमें आ रहा है क्या अमाउंट, टेल मी जल्दी बोल दो, वेरिएंस आ रहा है, तो हम लोग फिर उसको आगे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे। बोल बोल के थक गए, डन, बोल दो हाँ कहना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आईसी ने बोला अब मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि ये सोचेंगे भाई नया कुछ बता दिया। कुछ नहीं है, पीएफ की रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बना लो। आपको क्या इंप्लॉइज के हिसाब से, इंप्लॉय की सैलरी के हिसाब से एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था। कम ऑन, यस और नो। पीएफ कंट्रीब्यूशन का आपको रेट पता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता है, उनकी सैलरी पता है, तो आप एक एस्टिमेट लगा लो। फिर वही चेक करो कि एस्टिमेट और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसको फर्दर एग्जामिन करेंगे, मैनेजमेंट से क्वेश्चन करेंगे। रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट, दो रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बेटा। पहली तो जनरल रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट जिसमें आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड और रिकॉर्डेड को क्या करने वाले हो, कंपेयर करने वाले हो। क्या 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 होगा उसमें, टीडीएस, जीएसटी एक्सेट्रा। ऐसे पीएफ का, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पीएफ बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिगेट एनी डिफरेंसेस फ्रॉम द एंटिटीज रिकॉर्ड। आसान, दोनों दोनों ही रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट का पार्ट है। फिर चलान की, चलान क्या होता है, अरे भूल गए, जीएसटी पीएमटी 06। हेलो, चलान इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस द पेमेंट ऑफ टैक्स। हेलो, पीएमटी 06 ही होता है कि मैंने ऐसे तुक्के से बोल दिया था, चेक कर लेना भाई, फ्लो फ्लो में बोल दिया था मैंने। तो आपने देखना है कि भाई आपके पास इनके पास जो एंटिटी है उनके पास प्रॉपर चलान्स है कि नहीं। चलान्स देख के क्या पता चलेगा कि एक्चुअली में इन्होंने कितना, हाँ जी, एक्चुअली में इन्होंने कितना टैक्स जो है वो पे किया है। तो वी विल चेक चलान्स फॉर डिपॉजिट मेड आफ्टर द पीरियड एट अगेंस्ट द रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, डिस्कस एनी डिस्क्रिपेंसी विद मैनेजमेंट। ये लाइन बच्चों ब्रह्मास्त्र है, कुछ भी चेक करने के बाद ये लिख के आ सकते हो, डिस्कस एनी डिस्क्रिपेंसी विद मैनेजमेंट। और इससे पहले एक बात, इससे पहले क्या लिख सकते हो मुझे बताना, इससे पहले क्या लिख सकते हो। वेरी गुड अनुभूति, समझ गया मैं। इससे पहले क्या लिख सकते हो, डिस्क्रिपेंसी डिस्कशन से पहले।
रिकंसिलिएशन मैम, रिकंसिलिएशन, वेरी गुड राधिका, रिकंसिलिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाई साहब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसको किसी और डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल पे अगर डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो मैनेजमेंट से क्या करेंगे, डिस्कस। ये है बच्चों ऑडिट की लैंग्वेज। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख के आना, हम लोग क्या करेंगे, चलान देखेंगे, चलान से हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो लाइबिलिटीज बनाई थी उनके अगेंस्ट पेमेंट कितनी हुई है, रिकंसाइल हो रहा है। और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो क्या करोगे, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लेंगे। आइए आखिरी पॉइंट, कारो 2020। याद है कारो 2020 में बच्चों रिपोर्ट करनी होती थी कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं या आपके जो डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं, वो सारी बातें आपको मैंने कारो में पढ़ा रखी है। तो हम क्या बोलेंगे, कंपाइल ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स लाइक कारो 2020। डन। ये सारे पॉइंट्स आपको बच्चों लिख के आने हैं। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यू लायबिलिटी बहुत आसान है। रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट 1, रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट 2, कम ऑन चेक द चलान एंड सारी स्टैट्यूटरी ड्यूज की लायबिलिटीज को कंपाइल कर लो, वो आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में भी हेल्प करेगी, जैसे कि कारो। डन। मैं आपको कैसे समझाऊं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा हुआ है कि बताओ ऑडिटर स्टैट्यूटरी ड्यू जो लायबिलिटीज होती हैं, जो एज पर द लॉ उनके जो ड्यूज होते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें करेगा। और सोचो कितना आसान है बच्चों। रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट 1, टीडीएस जीएसटी की रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेंगे। फिर सेकंड ऐसे मतलब ना रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट 2, ना 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 गाल नहीं कटनी, प्यार से लिखेंगे चेक प्रोविडेंट फंड। अब चेक प्रोविडेंट फंड में क्या लिखना आपको पता है, ऑडिटर विल एस्टिमेट द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देन this expected amount will be checked against the actual amount of provident fund recorded by the client, and if there is any discrepancy auditor will further examine that what is the reason of the discrepancy। क्या बोलती पब्लिक, देख रहे हो, एक वर्ड याद आना चाहिए पीएफ और उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए रीजनेबिलिटी। कम ऑन, बिल्कुल सृष्टि बिल्कुल सही। एक एग्जांपल यहाँ पे और देता हूँ, बाईजूस में यही तो किया होगा। बताओ ऑडिटर को रीजनेबिलिटी नहीं पता चली, जैसे ऑडिटर ने डिस्क्लोज किया होगा कि भाई साहब पीएफ ये लोग पे नहीं कर रहे हैं। आ जाओ, यहां तक क्लैरिटी है, बोल दो, आ जाओ जी आ जाओ मेरे साथ बच्चों। हमारी स्टैट्यूटरी ड्यू लायबिलिटी भी हो गई, कंप्लीटनेस भी हो गई। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास, मात्र और मात्र एक छोटा सा पॉइंट, वो कौन सा है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बच्चों, वैल्यूएशन साथ में रहना, कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सबसे पहले बच्चों 2 पॉइंट राइट बैक के, हाँ जी 2 पॉइंट राइट बैक के, 2 पॉइंट डॉक्यूमेंट के। ये 2 पॉइंट थे, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कंबाइन कर दिए। फिर फॉरेन करेंसी एमएसएमई ड्यू, फॉरेन करेंसी एमएसएमई ड्यू मेरे साथ, 2 पॉइंट राइट बैक के, 2 पॉइंट डॉक्यूमेंट के, एक आपका फॉरेन करेंसी AS11, एक आपका एमएसएमई ड्यू। पहले होता पॉइंटर दिमाग में बैठते हैं, ऐसे ही बोलो, 2 पॉइंट राइट बैक के, 2 पॉइंट डॉक्यूमेंट के, एक आपका AS11, एक आपका एमएसएमई। AS11 समझ गए ना बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। आ जाओ, राइट बैक का क्या होता है, राइट बैक का मतलब क्या होता है भाई, लायबिलिटीज को राइट ऑफ करना। तो आप देखो पहले तो भाई हम लोग क्या करेंगे, राइट बैक का, अगर यहां पे आपको और अच्छे से याद करना है, राइट बैक का आईसी समझेंगे। आईसी मतलब व्हाट इज द मैकेनिज्म, कैसे राइट बैक करती है कंपनी। एग्जामिन द कंपनीज मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग लायबिलिटीज दैट मे बी रिटन बैक, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी विद द प्रीवियस ईयर एंड सूटेबिलिटी फॉर द करंट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ऐसा तो नहीं भाई, अरे यार बहुत लायबिलिटी दिख रही है, शेयर प्राइस में बहुत इंपैक्ट आएगा, राइट बैक करते किसी को क्या पता चलेगा। नहीं, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोसेस, उसका एक बेस होना चाहिए, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट। सो इतना याद नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इधर देखो राइट बैक याद है। अब राइट बैक को लेके मैं क्या समझना है, प्रोसेस। ओके, हम समझेंगे व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ द कंपनी आइडेंटिफाइज द लायबिलिटी टू राइट बैक, एंड द प्रोसेस एंड द मैकेनिज्म शुड बी कंसिस्टेंट, किससे, प्रीवियस ईयर से, एंड मस्ट बी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब क्लियर है, बोल दो हाँ के ना। अच्छा बताओ, चलो राइट बैक का आपने देख लिया कि हाँ ये प्रोसेस है, लेकिन बेटा राइट बैक ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। सोचो जो जूनियर मोस्ट बंदा है उसे लगा राइट बैक का प्रोसेस तो मुझे पता है, टक 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 कैन दी हुन दी सी, नहीं 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 नहीं, क्या चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, सोचो 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 क्या चाहिए होगी, अप्रूवल्स एंड ऑथराइजेशंस। कम ऑन, अप्रूवल्स एंड ऑथराइजेशन। क्या ये बात समझ आती है, बोलिए हाँ के ना। 2 बातें होगी राइट बैक वाली। एक तो राइट बैक का प्रोसेस समझो, कैसे आइडेंटिफाई करते होगे कौन सी लायबिलिटी को आपने राइट बैक करना है, और उसका पूरा बेस समझने की कोशिश करो कि भाई पहले कैसे करते थे, कंसिस्टेंट पॉलिसी है या नहीं है।
ओके बोल दो हाँ के ना। दूसरी बात बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ जुड़िएगा। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बात बच्चों हम लोग देखेंगे भाई राइट बैक होने चाहिए विद प्रॉपर ऑथराइजेशन। कम ऑन, विद प्रॉपर ऑथराइजेशन। फिर दो बातें किस रिलेटेड थी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी मेरे साथ। हाँ जी, दो बातें किस रिलेटेड थी, कौन टेल मी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी। कोई डॉक्यूमेंट ना मिले तो चुपचाप क्या मांग लो भाई, लाइबिलिटीज की एजिंग रिपोर्ट। ओके हम लोग एजिंग रिपोर्ट मांग रहे हैं। obtain an aging report of payable balances categorized by age groups to identify the old liabilities। कहीं ऐसी बहुत सारी old liabilities आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, खत्म करो ना उन liabilities को जब आपसे कोई पैसे मांग नहीं रहा है। 10 साल से आपने एक लाइबिलिटी दिखा रखी 2 रुपए की शर्मा अंकल की, राइट बैक। ओके आ जाओ जी। देन डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन लिस्ट ऐसे 501। क्या पता भाई कोई ऐसे डिस्प्यूट हो जिनके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट करनी थी और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी है, तो डायरेक्टली उनकी वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए, एक्वायर अ लिस्ट ऑफ वेंडर्स विद डिस्प्यूट एंड कस्टमर क्लेम्स अंडर लिटिगेशन, कंपेयर इट विद द व्हाट प्रायर ईयर। 4 पॉइंट बच्चों याद करो, याद करो 4 पॉइंट। लाइबिलिटी वैल्यूएशन, सबसे पहले राइट बैक, फिर आ गई डॉक्यूमेंट, राइट बैक का प्रोसेस, राइट बैक की ऑथराइजेशन, डॉक्यूमेंट में एजिंग रिपोर्ट, अगली बात कौन सी थी, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन। बाकी दो तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें याद है, तुम्हें याद है AS 11। अब AS 11 का क्या इंप्लीकेशन होगा, आपकी कोई लाइबिलिटी बच्चों अगर फॉरेन एक्सचेंज में है तो भाई साहब आपने उसको कैसे करना है, आपने उसको भाई साहब रीस्टेट जो है प्रॉपर्ली करना है, फॉरेक्स के करंट रेट जो है आपने यूज करने हैं, जो भी आपको आपका FRF बोलता है आपको वो रेट्स जो है यूज करने हैं, दैट्स इट। और लास्ट में MSME का बच्चों अलग बवाल चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। आप लोग अगर किसी CA से प्रैक्टिस में मिलेंगे उसको ना चुपके से बोल देना 43BH, भाई साहब वो बौखला जाएगा। मैं बता रहा हूं उसका रिएक्शन क्या होगा, यही वाला अब हट गंदा। सच में उसका रिएक्शन होगा, एक बार बोल के देख लेना। नया नया अमेंडमेंट आया, नया नया वायरल हो रहा है आजकल बच्चों, वायरल हो रहा है और इतना खतरनाक है पूछो मत। खैर आपको उस डिटेल में नहीं जाना है, मैंने अपनी जो अभी लेटेस्ट बैच लिया उस पर मैंने ये बात पढ़ा दी है आपके लिए। जिनका पेपर क्लियर हो गया टेंशन मत लो, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे अमेंडमेंट वीडियो बना के दे देंगे। आ जाओ प्लीज प्लीज बच्चों, प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनेगा। एवरीवन फोकस, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक। याद रखें बच्चों, MSME होते क्या बेटा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इनको जो ड्यूज है उनकी असेसमेंट करनी है। और क्या असेसमेंट करनी है, बहुत लिमिटेड बातें हैं। अंडरस्टैंड मैनेजमेंट प्रोसेस, लर्न हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई अनपेड MSME ड्यूज, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है, एंड टेस्ट दी प्रोसेस रिलायबिलिटी। आपको प्रोसेस की रिलायबिलिटी भी टेस्ट करनी होगी कि भाई क्या एक्यूरेट ड्यूज निकाल पाती है मैनेजमेंट MSME के या नहीं। तो एसेस एक्यूरेसी थ्रू सैंपल वेरिफिकेशन। कैसे रिलायबिलिटी चेक करोगे किसी भी प्रोसेस की, हम लोग टेस्ट कर लेंगे, सैंपल टेस्ट कर लेंगे। उसके लिए एक हम लोग MSME के ड्यू उठाएंगे और हम चेक करेंगे भाई ये ढंग से ड्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं, या फिर हम MSME की लिस्ट निकालेंगे कितनी MSMEs के साथ आप लोग डील करते हैं और उनके अकाउंट्स की टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये ढंग से ड्यू को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आ जाओ, बहुत लिमिटेड हमारे लिए बच्चों यहाँ पे जरूरत है। हमें सारे पॉइंट्स याद है कि नहीं, पहले जरा चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटीज। जी हाँ भाई और बहनों, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटीज के बारे में। खोल दो फाइल, राइट बैक 2 पॉइंट, डॉक्यूमेंट 2 पॉइंट, AS 11 MSME। राइट बैक का पहला पॉइंट प्रोसेस समझो, राइट बैक का दूसरा पॉइंट ऑथराइज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या, एजिंग रिपोर्ट ले लो। डॉक्यूमेंट में दूसरा क्या, लिस्ट ले लो, लिस्ट जहां पे बच्चों सारे के सारे आपको लिटिगेशन और आपकी केसेस के बारे में पता चल जाए। उसके बाद AS 11, अगर बच्चों आपकी कोई लाइबिलिटी ही थी और वो फॉरेन करेंसी में है तो आप उसको प्रॉपर्ली AS 11 के हिसाब से जो है वो डिस्क्लोज करेंगे, राइट। एंड फाइनली बच्चों हमारे पास क्या आ गया था, MSME के ड्यूज का क्या प्रोसेस है, कैसे आइडेंटिफाई करती है मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को हम लोग टेस्ट चेक भी कर लेंगे, एक सैंपल उठा के वेरीफाई कर लेंगे प्रोसेस ढंग से काम कर रहा है या नहीं। डन, बोल दो आ जाओ। ये हो गया बच्चों वैल्यूएशन का पार्ट। आई होप याद भी हो रहा है बच्चों आपको साथ साथ, पक्का। तो ये वैल्यूएशन का पार्ट है। इससे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा था, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। इसमें भी कुछ नहीं था, जल्दी से बता देता हूं। रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी थी 2, एक टैक्स वाली एक PF वाली। उसके बाद बच्चों बचाई कुछ नहीं, चलान चेक कर लो, कारो 2020 के हिसाब से रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी स्टैट्यूटरी ड्यूज की लायबिलिटीज को कंपाइल कर लो। देन कंप्लीटनेस था, कंप्लीटनेस कम और कट ऑफ ज्यादा था। चलो रिवीजन में बता दूंगा, अभी के लिए बच्चों छोटा सा हमारे पास जो है वो टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा मेरी बात को सुनिए बच्चों प्लीज, हमारे पास टॉपिक कौन सा बचा है, आओ बुक में ले चलता हूँ आपको। टॉपिक बचा है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। इसको बच्चों करना है, प्लीज इधर देखो प्लीज। हमें लायबिलिटी को हम लोग कब क्लासिफाई करते हैं, एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आप तो ये वैसे आपने पढ़ा है कहीं पे अकाउंट्स में, आपको एक कंडीशन नहीं आती होगी बस आखिरी वाली, बाकी सारी आपको आती होंगी।
ये एक बार चेक करके बताओ अकाउंट्स में कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी से बता दो बेटा, कम ऑन। आपकी बुक में पेज नंबर 5.22 के आसपास होगा, प्लीज एक बार चेक करके बताइए मुझे आपने ये अकाउंट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एवरीवन जल्दी। मेरे हिसाब से तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि भाई किसी भी लाइबिलिटी को आप लोग करंट लाइबिलिटी कब रिकॉग्नाइज करते हो, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, बेसिक आइडिया दे दूं। और लास्ट वाला टॉपिक जो है वही है जो आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ओके चलिए, एनीवेज सबसे पहले इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों। देसी भाषा में रॉ मटेरियल खरीदने से लेके डेटर से पैसा रियलाइज करने तक के टाइम को एक ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। डन? ओके, जैसे हिमांशु बता भी रहे, प्रोडक्शन टू रियलाइजेशन। देखो ये सब समझाना मेरे स्कोप में नहीं है, आप समझ रहे हो ना स्कोप क्या होता है, कवरेज में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देके चल रहा हूं बेटा। एक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कब मानते हैं, एक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी तब मानते हैं जब वो सेटल करनी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन योर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। डन? आ जाओ, और आसान कर दिया आदित्य ने, पैसा लगाने से पैसा वापस आने तक का टाइम अगर उसमें सेटल हो जाती है, बहुत बढ़िया। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखता है ट्रेडिंग के लिए, तो वो उसके लिए भी बेटा क्या मानी जाएगी, कम ऑन टेल मी जल्दी बताइए, लायबिलिटीज जो है वो मान ली जाएंगी। ओके, यानी कि आपने उनको ट्रेड के लिए जो है वो रखा हुआ है अपने पास। देन इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रिपोर्टिंग डेट जो है उससे 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो सेटल होने का उसकी ड्यू डेट आ रही है। राइट, रिपोर्टिंग डेट आपकी लेटेस्ट से 31 मार्च है। अब 31 मार्च से विद इन 12 मंथ्स जितनी भी लाइबिलिटीज की ड्यू डेट आ रही है वो क्या बन जाएगी आपकी, कम ऑन टेल मी जल्दी बोलिए, वो बन जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। चौथा और आखिरी पॉइंट बच्चों, इसको जरा मेरे साथ समझना, एवरीवन प्लीज फोकस। कंपनी ने, वैसे आप मुझे क्या समझाना चाहेगा, लास्ट वाला पॉइंट मैं तो समझा ही दूंगा। पढ़ा हुआ है कहीं, पहले ही बताओ मुझे, जरा जल्दी बताना कहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, जल्दी बोलो। नहीं पढ़ा हुआ है, चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। आ जाओ इधर देखो, ये एक कंपनी है, इसने बैंक से एक लोन ले रखा है, इसने बैंक से एक लोन ले रखा है। अब सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, बहुत बेसिक बताऊंगा। बैंक लोन वैसे तो लॉन्ग टर्म है, वैसे तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन बैंक ने कुछ कंडीशंस लगा रखी है। फॉर एग्जांपल बैंक ने बोला है कि यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रेशियोज, और अगर वो रेशियोज आपके मेंटेन नहीं रहे तो हम आपसे तुरंत वो पैसा जो है वापस मांग लेंगे। आप ध्यान से सुनिए बच्चों, वैसे इन जनरल ये क्या है, लॉन्ग टर्म, लेकिन कंपनी के पास क्या अनडिस्प्यूटेड राइट्स हैं कि भाई मैं इसे 1 साल से ज्यादा के लिए डेफर कर सकती हूं? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो 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 सोचो, मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से, बहुत हौले हौले। क्या कंपनी के पास ऐसा राइट है कि कंपनी इसको 1 साल के बाद ही पे करेगी? कोई भी कंपनी से 1 साल से पहले पैसा मांग नहीं सकता। कंपनी के पास ऐसा राइट नहीं है, बैंक के पास ऐसा राइट है। बैंक अगर देखेगा रेशियो मेंटेन नहीं है, बैंक तुरंत क्या बोलेगा, कमान तुरंत क्या बोलेगा, जल्दी बताओ, पैसे वापस लाओ। वो बैंक 1 दिन बाद भी कर सकता है, 10 दिन बाद भी कर सकता है, 1 महीने बाद भी कर सकता है, अगर रेशियोज मेंटेन नहीं रहे। बात समझ आई? थोड़ी सी दोबारा बोलता हूं बेटा। कंपनी ने एक लोन दिया है, लोन के अंदर कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि आपको कुछ रेशियोज मेंटेन करने हैं, और अगर आप वो रेशियो मेंटेन नहीं करते, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अगर आप वो रेशियोज मेंटेन नहीं करते हैं तो कंपनी को वो पैसा जो है वो लौटाना पड़ जाएगा तुरंत। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। वैसे लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास भाई साहब राइट्स नहीं। कंपनी कल को बैंक पैसा मांगने आ जाए और रेशियोज मेंटेन नहीं है तो कंपनी उसको डिफेंड नहीं कर पाएगी। इज दैट क्लियर? बच्चे बोलो कौन से रेशियोज बेटा? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, वो बैंक ने कंडीशन लगाई होगी। ओके, आइए अब जरा इस पॉइंट को पढ़िएगा, थोड़ा सा शायद ज्यादा समझ में आएगा आपको। इधर देखिए, द कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। हेलो, बोलो हाँ कहना। कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है, कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है। देखो वैसे ये लॉन्ग टर्म लोन है, हमें दिख रहा है 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में रीपे करना है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यानी कंपनी के पास अगर बैंक कल को आके खड़ा हो गया कि तुमने बोला था रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो पैसे दोगी, तुम्हारा रेशियो मेंटेन नहीं है, लाओ पैसे दो, ऐसे लोन को बच्चों क्या बोला जा रहा है, आपने कैसे दिखाना है, एज अ करंट लायबिलिटी दिखाना है। डन? बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देनी थी, आई होप आपको मिल गई। आइए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाए, ट्रेड करने के लिए आपने रखा हुआ है, 12 मंथ्स के अंदर जो है वो सेटल हो रहा है, सेटलमेंट की ड्यू डेट आ जाएगी, या फिर ऐसा जिसके लिए कंपनी डज नॉट हैव गॉट, कम ऑन टेल मी जल्दी बोलो,
अनकंडीशनल राइट, कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द राइट फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द ड्यू डेट। डन। देखो क्या लिखा है, terms of a liability that could at the option of the counterparty result in settlement by issue of equity instrument do not affect its classification, right? तो याद रखें बच्चों कि भाई अगर आपके पास, अगर सेकंड पार्टी के पास राइट है कि मैं आपसे पैसा निकलवा सकती हूं, तो आप 12 महीने को नहीं चेक करेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम में जल्दी बता दीजिए, हमारे लिए वो भी एक करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ओके, आ जाओ जी। ऑल द लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज, इनको छोड़ के बाकी जो भी लायबिलिटी होगी बेटा दैट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो नॉन करंट लायबिलिटी। इनको छोड़ के जो भी लायबिलिटीज होंगी दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी। ये लीजिए, ये था बच्चों आपका क्लासिफिकेशन के ऊपर। अगेन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अकाउंट्स में एटलीस्ट इसकी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे, बेसिक ज्ञान तो है, जो 12 महीने के अंदर सेटल होने की जिसकी ड्यू डेट है वो करंट लायबिलिटी होती है, राइट। यहाँ पे एडिशनल बातें क्या पढ़ ली, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड एंड 12 months वाला तो हमारे पास था ही, एंड जहां पे अनकंडीशनल राइट नहीं है, कम ऑन, क्या नहीं है, अनकंडीशनल राइट नहीं है। इज दैट क्लियर? बोल दो, आ जाओ जी। देन अब एक सवाल आ रहा है मेरे पास कि सर क्या हम लोग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर स्किप कर सकते हैं? हर किसी का, भाई ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो प्लीज, स्किप मत करना, खासकर जिसमें शेड्यूल बने हुए हैं। आप क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए, क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए, आपको उसके अंदर मिल जाएंगे बच्चों प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के क्वेश्चंस भर भर के, तो प्लीज स्किप मत करिएगा। अच्छा जी, वरुण भाई आराम से बात कर लेंगे इस पे, और क्या क्या बातें आ रही हैं मैं जरा दिखा देता हूं आप लोगों को। पहले जरा देख लीजिए, क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट है, एग्जिस्टेंस हमारा कंप्लीट है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर हमारा कंप्लीट है। उसके बाद बच्चों ट्रेड पेबल, हमारा कंप्लीटनेस ट्रेड पेबल की कंप्लीट है, स्टैट्यूटरी ड्यू लायबिलिटी कंप्लीट है, ओके, एंड वैल्यूएशन कंप्लीट है। मेरे ऊपर सिर्फ मैं एक चीज पेंडिंग रख रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, एमएसएमई वाले डिस्क्लोजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर है आपके ट्रेड पेमेंट, ड्यू फॉर पेमेंट, एजिंग रिपोर्ट वगैरह, वो आपके डिस्क्लोजर्स हैं। मेरे डिस्क्लोजर ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। डन, एमएसएमई डिस्क्लोजर्स, इजी लीजिए। तो ये थी बच्चों कुछ बातें हमारे पास आज करने के लिए ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटीज पे। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। सर डिस्क्लोजर से बहुत डर लग रहा है, हाँ, जो ना तुम्हें पढ़ाओ उसी से डर लग रहा है ना, इमोशनल मारते रहो बस बैठ के, इसको इमोशनल कर देते फिर ये बोल देगा मैं ही पढ़ा दूंगा, फिर इसी से करवा लेंगे सब कुछ, है ना। मैं नहीं कहने वाला, सच बता रहा हूं मैं। अच्छा चलो ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर सोचेंगे। कमिटमेंट मत ले लेना मुझसे इस बात की, पहले बोल रहा हूं, ठीक है, बोल दो। अच्छा, जाते जाते बच्चों कुछ बातों का मैं आंसर कर रहा हूं। सर क्या इस चैप्टर से, क्या चुप रहो तुम लोग, ये चैट में तुम लोग लग रहे हो, क्या इस चैप्टर से केस स्टडी आ सकती है क्या? आंसर इज यस, इस चैप्टर से बच्चों केस स्टडी आती है 10 नंबर की, बट वो काफी आसान आती है, राइट। जाते जाते बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं क्वेश्चन बैंक का दिखा के, ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है मैं इंक्रीज कर सकूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है थोड़ा डिक्रीज भी हो जाए क्योंकि बहुत टेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं, बट कोई बात नहीं, जो है वो आपके सामने है। इधर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक के ही हैं, तो आपको बिल्कुल भी एक भी % घबराने की जरूरत जो है वो नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना जेनरिक है इन नेचर, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है। If the purpose of an audit procedure is to test the understatement, बच्चों लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। If the purpose of an audit procedure is to check the understatement in existence and valuation of accounts payable, आपको ये चेक करना है कि कई कंपनी ने अकाउंट्स पेबल अंडरस्टेट तो नहीं कर रखे, then testing the recorded accounts payable may be relevant audit procedure. No, no and no. मैं आपको बताता हूँ क्या बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान समझना। आपने चेक करना है कि कहीं अपनी लाइबिलिटी छुपा तो नहीं रहे। क्या रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करने से कुछ होगा? नहीं बेटा, आपको पता क्या चेक करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स पकड़ो और चेक करो कि रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। डॉक्यूमेंट्स पकड़ो और चेक करो रिकॉर्ड हुए कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड अमाउंट में आपको क्या दिखेगा? सोचो, जो ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स तो मेंटेन कर ही रहे होंगे, जो ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स तो मेंटेन कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है बच्चों ये वाली? कम ऑन, दोबारा बोलने की कोशिश करता हूं, देखो जरा। जो भी ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है, चतुर मैनेजमेंट है, उसके तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि भाई साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे मिल जाएं जिनकी रिकॉर्डिंग ना कर रखी हो, और उसी वजह से आपको क्या पता चल सकती है? अंडर स्टेटमेंट पता चल सकती है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, एंड यहाँ मैं आईसीआई को बच्चों 100 आउट ऑफ 100 देना चाहता हूँ। ICAI 1, टीचर एंड स्टूडेंट 0। वाई? जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते बेटा, उनसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। डन, आ जाओ जी। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट, कंसिडरिंग इफ एनी लाइबिलिटी इज ओमिटेड or understated or overstated, the balance sheet would not show true and fair view of the state of affairs. Explain stating the criteria for a liability to be classified as current liability. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे बोल रहे हैं भैया वो क्राइटेरिया बता दो कि कैसे आप लोग जो है लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी मानते हो। 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होना है, हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, settled within 6 months, due date is due to be settled within 12 months, and does not have unconditional right for the to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. ओके, इसका मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो याद रखें, आपको एक्सप्लेन करने को कोई नहीं बोलेगा। क्विकली एग्जांपल रिपीट कर देता हूं। लोन ले रखा है, वैसे वो लॉन्ग टर्म है लेकिन कंडीशनल है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बैंक आपसे तुरंत पैसे मांग सकता है। यानी कंपनी के पास भाई साहब कोई भी राइट नहीं है कि कंपनी अगर चाहे तो अपनी मर्जी से जो है वो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए डेफर कर सकती है, 12 मंथ से ज्यादा के लिए डेफर कर सकती है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा और इसे हम लोग करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। आपके मन में का सवाल चल रहा है करंट लायबिलिटी क्यों दिखाएंगे? हम ट्रू पिक्चर देना चाहते हैं, हम लायबिलिटीज को अंडरस्टेटेड जो है वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लॉ मेकर्स ने बोला है कि ऐसे लोन्स को आप लोग क्या दिखाने वाले हैं, करंट लायबिलिटी की तरह दिखाने वाले हैं। डन, बोलिए। आइए 1-2 क्वेश्चन बच्चों आपको और दिखा देता हूं क्विकली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लीजिए, डायरेक्ट कंफर्मेशन वाला प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है। 5 ही पॉइंट लिखे, हमने तो सारे याद कर लिए हैं। याद है आपको सारे पॉइंट्स? बोल दो, लिखा होगा कोई 5 पॉइंट याद है? डोर, वेंडोर, काउच कंसेंट, बुक शेल्फ एक्सेप्शन, याद आ रही है बातें? बोल दो दुष्टो, हाँ के ना? यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये एग्जामिनेशन इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें जो है वो रह जाती हैं, बट मैं आपको बताऊं, अगर आपको नॉलेज है आप कर पाओगे। परचेज का एग्जामिनेशन इन डेप्थ कैसे होगा यार? इनवॉइस देखोगे, परचेज ऑर्डर देखोगे, गुड्स रिसीव नोट देखोगे। एग्जामिनेशन इन डेप्थ होता है कि एक ट्रांजेक्शन को पकड़ो और उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा जो है वो चेक कर दो, राइट? तो एक बार क्विकली रीड करा देता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन। इधर देखिए, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इनवॉइस एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एंट्री इन द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, गुड्स रिसीव नोट मैंने आपको कितनी बार बताया बेटा। देन आपका कॉपी ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर जो आपने परचेज ऑर्डर दिया है, और परचेज ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑथराइज्ड होना चाहिए। डन, बोलिए हाँ कहना। ये क्वेश्चंस थे बच्चों कुछ जो हमने कवर करने थे। देखिए मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप लोगों को बार बार लगेगा कि सर ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आपके पास बेटा 2 ऑप्शन है, या तो भाग लो या तो भाग लो। भाग लो मतलब पहले वाला रन अवे, दूसरा वाला भाग लो पार्टिसिपेट करो। मैं चाहता हूं कि आप ब्लैंक ना हो, मैं चाहता हूं कि बेटा आपके पास लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ बातें हों, और वो तभी होंगी जब आप चैप्टर को पढ़ के जाओगे। हेलो, देखो फिर से क्वेश्चन आ रहा है, सर इसको एग्जाम से पहले कैसे पढ़ेंगे? मुझे बताओ बच्चों, कैसे पढ़ोगे? आप बताओ कैसे पढ़ोगे? क्या आप वापस से सारी वीडियोस देखने वाले हो? मुझे बताओ। नहीं भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, हर क्लास के बाद रिवीजन वीडियो बना रहा हूं, तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ देखनी है, देख के सुननी है। और मैं आपसे क्या मैंने आपसे यहां पे एक्सपेक्ट किया? क्या मैंने यहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया कि आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ याद है? नेवर। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग आपको बेसिक असर्शंस याद है, आपको डॉक्यूमेंटेशन याद है, आपको बेसिक ऑडिट प्रोसीजर याद है, और आपने जो भी बातें सुनी हुई है उसमें से कुछ बातें याद रह जाए वो लिख के आ जाना है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। चलिए, टेंशन मत लीजिए बच्चों। जहां पे ऐसा लगता है कि भाई मेमोरी टेक्निक की जरूरत है, वो भी यूज कर रहे हैं। अब देखो एक बच्चा क्या कह रहा है, ऐसे तो 40 नंबर भी लाना मुश्किल है। कैसे 40 नंबर लाना मुश्किल है? देखो आप लोग क्या देख रहे हो, माना चैप्टर नंबर आपका 5 और 9 जो 20 नंबर का आएगा, फिर 80 में ले आओगे, 80 में से 80। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। इस चैप्टर को कवर करके जाएंगे, कुछ भी हो जाए। जोहित बोल रहा है सलाविया भूल जाओ दोस्तों, ऐसी बात नहीं। क्या पता बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाए इसमें से, मुझे बताओ, क्या पता बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाए फिर? तो आपको पता नहीं है ना बेटा, हम तैयारी पूरी करके जाए। द मोर you are going to sweat in practice, the less you are going to bleed in the field. जितना पसीना प्रैक्टिस में बहा लोगे उतना कम खून जो है आपके एग्जाम में बहेगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। अगर आप अभी कम पसीना बहाओगे तो बेटा याद रखना, खून की नदियां इंतजार कर रही हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो प्लीज 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 बच्चों प्लीज, मैं आपको हर क्लास के बाद बैठ के टॉनिक भी देता रहता हूं कि नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, राइट? चलिए अब रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के हवाले करता हूं, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ प्लीज।